ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक हल कर लिया था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखने जा रहे हैं। देखिए, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो देखिए, अगर जैसे हमें बहुलक निकालना है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ संख्या लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 3 2 1 5, है ना, 2 4 3 5 6, इस तरह से मैंने कुछ संख्याएं लिख दी। ठीक है, अब अगर हमसे पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक निकालने के लिए देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि इन्हें जो है किसी ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 लिख लिया मैंने, फिर उसके बाद जो है चाहे इसको बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर 2 कहाँ 1 2 3, तो 3 जगह पे 2 है। 1 कितनी बार था, एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है, 2 बार 1 आ गया। फिर 2 कितनी बार हो गया जो है, 1 2 3 बार 2 हो गया। उसके बाद अगला क्या है 3 एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 बार क्या हो गया आपका 3 हो गया। उसी तरह से 4 यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये आपका 5 हो गया, 5 हो गया। ये फिर मान लीजिए क्या हो गया 6 हो गया। मान लीजिए इसी में मैं एक बार जो है 2, मान लीजिए मैं एक बार 2 यहाँ एक बार 2 यहाँ, इस तरह से और बढ़ा दे रहा हूँ। तो 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 कितनी बार हो गया 5 बार आ गया। तो पहले इस तरह से लिखने के बाद देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे जो मान दिया गया है, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ होगा उसे क्या कहते हैं बहुलक। तो जैसे यहाँ पे क्या है 1 जो है कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, पहले देखिए मैंने केवल 2 3 ही लिया था, 1 2 3, और 3 भी 2। देखिए 3 की संख्या भी कितनी थी, 3 थी, और 2 की संख्या भी कितनी थी, 3 थी, इसलिए मैंने बाद में ये 2 बढ़ा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो 2 की संख्या कितनी हो गई, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की संख्या कितनी हो गई है अभी 5। 3 कितनी बार आया है, 3 आया है आपका जो है 3 बार। 4 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। 6 कितनी बार आया है, 1 बार। तो अब देखिए कि जो संख्या या जो मान सबसे ज्यादा बार आया होगा वही वैल्यू जो है बहुलक कही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया। 2 कितनी बार आया, 5 बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार। 4 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार, 2 बार। 6 कितनी बार, 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 2 आया है, 5 बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास जो आंकड़े दिए गए थे इसमें सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा बार आने वाला जो मान है वो क्या है, 2 है। तो अब इसी तरह से यहाँ भी हम देखिए करेंगे कि सबसे पहले जो है हम गिन लेंगे कि हर तरह की जो संख्या है वो कितनी बार है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा देखिए, पहले या तो सबको क्या करेंगे आरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में रख लेंगे, तो अभी उसमें क्या है समझ जाएगा। तो इसलिए हम सीधे देखते हुए ही कर लेते हैं कि सबसे पहले 23 लेते हैं। 23 कितनी बार है, 1 बार। फिर उसके बाद 23 से बड़ा कौन सा है, 24। तो यहाँ पे देखिए 24 कहाँ कहाँ है, 1। तो 24 जो है आपका कितनी बार है, 1 बार है। 23 कितनी बार है, 1 बार है। फिर 24 से बड़ा क्या है, 25। तो 25 देखिए 1 2 3। 25 कितनी बार आया, 3 बार आया। 26 देखिए कहाँ कहाँ है, ये 1 2 3। तो 26 भी कितनी बार है, 3 बार है। फिर 26 के बाद 27, 1 2 3। 27 भी कितनी बार है, 3 बार है। और एक संख्या ये बच गई कौन सी, x। और हमें यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या लें कि इसका जो है बहुलक 27 हो जाए। तो देखिए अब देख रहे हैं कि ये सब तो कम कम है, लेकिन 25 भी 3 बार आया है, 26 भी 3 बार है, 27 भी 3 बार आया है। तो अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 25 ले लेंगे तो 25 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन हमें बहुलक क्या चाहिए आंसर में, हमारा बहुलक 27 आना चाहिए।
तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम एक संख्या और x की जगह पे अगर मैं 27 लिख दूं तो यहाँ पे जो 27 की जो फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता है वो कितनी हो जाएगी? 27 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 से बढ़ करके 4 हो जाएगी, और तब बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? 27। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। ठीक, वैसे इस क्वेश्चन में चूंकि पहले ही बोला था कि बहुलक 27 हो जाए, तो ऐसे में इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो हमें जो है सीधे 27 लगा सकते थे, क्योंकि अगर 27 का नंबर ही हमें क्या करना है? सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। तो इस वजह से जो है 27 की संख्या बढ़ाने के लिए जो इसकी वैल्यू भी 27 होगी, तभी हमारा बहुलक जो है आगे जा सकेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल। तो देखिए, इसके लिए हमें माध्य जानना जरूरी है और माध्यिका जानना जरूरी है। अब हमें कहना है कि इसका माध्य निकालना है। तो देखिए, माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? अगर इस तरह से दिए गए हों, आंकड़े दिए गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इन सब का योग निकाल लेंगे। तो जो दी गई संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे? योग निकाल लेंगे। और ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इनको आंकड़ा, ठीक है, या जो भी है, इनका संख्याएं कितनी है, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनकी संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5। तो जितने भी मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं, है ना, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? उनका जोड़ निकाल लेते हैं, और साथ ही साथ वो कितनी, मतलब कि उनकी संख्या कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इन सब का देखिए जोड़ निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6, 1, 7, 3, 10, 18, तो 20। यह हो गया आपका 20। और 20 को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो माध्य आपका आ गया 4। अब कह रहा है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको जो है अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। 1, 2, 3, 6, 8 हो गया। 1, 2, 3, 6, 8 ये हो गया। अब माध्यिका निकालने का देखिए फार्मूला क्या होता है कि इनकी संख्या कितनी है, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5। तो संख्याएं जब 5 हैं तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए ये इनकी संख्याएं अगर n दी गई हैं, तो माध्यिका देखिए 2 केस होते हैं। अगर ये क्या है? सम संख्या है, n की वैल्यू अगर सम संख्या है या विषम संख्या है, तो देखिए माध्यिका क्या होता है? उस वैल्यू को बोलते हैं कि जो बीचों बीच आए। ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं या आंकड़े दिए गए हैं, तो इसमें से बीच की वैल्यू कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे कुल कितने दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 आंकड़े दिए गए हैं। तो इसमें बीच वाला कौन सा होगा? तो अगर 2 इधर से निकाल ले, 2 इधर से निकाल ले, तो बीचों बीच कौन सा है? 3 आ रहा है। ठीक, तो माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो उसका फार्मूला क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर जो इनकी संख्याएं दी गई हैं, अगर उनकी संख्या क्या है? n अगर सम संख्या है, तो फार्मूला क्या होता है कि जो बीच वाले जो दोनों टर्म है, ठीक है, अगर इनकी संख्या सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, कैसे? मैं चलिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं? 6 दी गई हैं। 3 इधर, 3 इधर। तो अब हमें कह रहा है कि बीच वाला बता दो, बीच वाला ही माध्यिका होगा। तो देखिए बीच में क्या है? ये दोनों ही बीच में है। ठीक, ना तो 3 पूरी तरह से बीच में है, ना 4, ये 3, 4 दोनों ही बीच में है। तो अब माध्यिका क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके जो है क्या कर देंगे? इनका आधा कर देंगे, 3.5। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि n/2 पद, जैसे 6 थे तो 6/2 मतलब तीसरा पद, और 6/2 प्लस 1वां पद, यानी कि 3 + 1 चौथा पद। तो ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। इन दोनों का जोड़ और डिवाइड बाई 2। ठीक है, लेकिन अगर संख्या विषम है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? n+1/2वां पद, ये होता है माध्यिका। जैसे अगर यहाँ पे जो है क्या है?
टोटल कितने पद है? 5 है। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 है। तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6, और 6/2 मतलब क्या? 3वां पद। तो यहाँ पे जो माध्यिका हो जाएगी क्या हो जाएगी? तीसरा पद। 1 2 3, 3 नंबर पे ये आ रहा है। तो तीसरा पद में क्या है? तीसरे पद की वैल्यू कितनी है? 3। माध्यिका कितनी हो जाएगी? 3। अब हमसे पूछा है कि माध्य और माध्यिका का जोड़ कितना होगा। तो माध्य आपका देखिए 4 है, माध्यिका 3 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। ये हो गया हमारा आंसर। आप सीधे सीधे फटाफट कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा समझाया, ठीक है। ये देखिए सवाल 17वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो वह कितनी दूरी चलता है? ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं एक चीज कि अगर मान लें कि कुल दूरी कितनी मान लें, कुल दूरी अगर हम x मान लें तो, या कुल यात्रा मान लेते हैं, है ना। यहाँ बोला अपनी यात्रा का, तो यहाँ पे कुल दूरी या कुल यात्रा कह लीजिए, अगर x तय किया है तो कह रहा है कि जो है ट्रेन से कितना दूर गया है। तो 2/11 भाग यानी कि 2/11x, यही होगा ना। 2/11x जो है ट्रेन से गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 17/22 भाग कार से। तो कार से कितना है भाई? तो कार से जो चला है वो कितना है? 17/22 कितने का भाई? पूरी यात्रा x है, तो इसका 17/22 भाग क्या हो जाएगा? 17/22 x हो जाएगा। तो कह रहा है शेष 1 किलोमीटर पैदल, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम ये निकाल लेंगे भाई, कुल यात्रा कितनी है? इतनी है। ट्रेन से इतना चला, कार से इतना चला, तो 2/11 ये ट्रेन वाला, ठीक है, ये ट्रेन वाला प्लस कार वाला कितना है? 17/22 x और प्लस 1 किलोमीटर। ये पूरा कितने के बराबर है? ये पैदल वाला है ना। ये पूरा कितने के बराबर हो जाएगा? कुल यात्रा। लेकिन कुल यात्रा हम अभी हम कितना माने हैं? कुल यात्रा कितना मान चुके हैं? x मान चुके हैं। तो ये पूरा मिलाकर किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेकर के इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 22 हो जाएगा, ठीक। 11 दूनी 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। फिर इस 2 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 का 17 में गुणा करेंगे तो 17x, ठीक है, प्लस 1 किलोमीटर बराबर x। अब ये कितना हो जाएगा? 17 4 21 x/22, और ये किधर है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो है बराबर कितने हो जाएगा भाई? यहाँ पे प्लस है, ये पूरा यहाँ पे क्या है? प्लस है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 21 x/22। फिर इधर एलसीएम ले लीजिए, इधर कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या मान सकते हैं? 1। ये आपका हो जाएगा 22। फिर ये आपका कितना हो जाएगा? 22x माइनस 21x बराबर x/22, और इधर क्या है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर x/22। इसका मतलब x/22 बराबर कितना है? 1 किलोमीटर। x बराबर कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर। और ये मेरी क्या है? कुल यात्रा। तो हमसे यही पूछा था कि वह कुल कितनी दूरी चलता है, यानी कुल कितनी यात्रा करता है। तो कुल कितनी यात्रा करता है? 22 किलोमीटर की यात्रा करता है वो, ठीक। तो ये तो इस सवाल को करने का था सीधा तरीका, ठीक। अब थोड़ा समझते हैं इस चीज को। देखिए, अगर जैसे आप ये देखेंगे कि ये 2/11 लिखा है और ये 17/22 लिखा है, तो 11 और 22, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? कट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर देखिए, मैं अगर ये बोलूं कि एक रोटी है, ठीक है, इसके जो है 8 टुकड़े कर लिए गए, ठीक। 8 टुकड़े कर लिए गए, इसमें से जो है एक ने जो है 3 टुकड़ा ले लिया, तो इसका मतलब इसने कितना ले लिया? 3/8। बाकी एक ने जो है इसका जो है कितना? 2 टुकड़ा ले लिया,
तो क्या बोलेंगे कि इसने कितना लिया। अगर 2 टुकड़ा लिया मतलब इसने कितना लिया, 2/8 टुकड़ा लिया। तो अब हम पूछेंगे कि बाकी कितना बच गया। तो देखिए 8 टुकड़े में से भाई 3/8 तो ये ले लिया, मतलब 3 टुकड़ा ये ले लिया, 2 टुकड़ा ये ले लिया, तो कितना बच गया 3 2 5। तो बाकी कितने टुकड़े बच गए, 1 2 3 टुकड़े बच गए। तो ठीक उसी तरह से अगर हम इस 2/11 को देखिए, इस 2/11 को अगर हम जैसे भिन्न है 2/11 है, तो अगर इसमें ऊपर भी 2 से गुणा कर दे, नीचे भी 2 से गुणा कर दे, तो भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4/22 हो सकता है ना, 4/22 हो जाएगा भाई। 2/11 को अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, ठीक है, 2/11 को अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा मैं कर दूं, तो ये आपका क्या 4/22 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर मैं बोलूं कि एक रोटी थी, या चलिए हाँ रोटी से ही समझते हैं कि इसके अगर 22 टुकड़े किए गए, ठीक, या ऐसे समझ लीजिए कि चलिए मान लीजिए इस तरह से करके 22 टुकड़े किए गए, ठीक है। अब इसमें से जो है ट्रेन में जाते समय उसने 4/22 भाग खा लिया। इसका मतलब क्या, इसमें से जो है 22 भाग थे टोटल, इसमें से 4/22 भाग किसने खा लिया, ट्रेन में जाते समय खा लिए, ठीक है। टोटल देखिए ध्यान रखिएगा, टोटल टुकड़े कितने हैं 22 हैं, 4/22 भाग ट्रेन में खा लिया। अब कह रहा है 17/22 भाग कार में खा लिया, तो मतलब 17 टुकड़ा इसका जो है इसने कितने किसमें खा लिया। 17/22 का मतलब क्या हुआ कि 17 टुकड़ा जो है इसने कार में खा लिया। तो अगर मैं पूछूं कि अब बताइए कितना टुकड़ा बचा है, ठीक है, तो भाई टोटल 22 टुकड़े थे, जिसमें से कि 4 तो भाई ट्रेन में खा गया और 17 जो है कार में खा गया। तो बाकी कितना टुकड़ा बचेगा, 1 टुकड़ा बचेगा, मतलब 1/22 भाग बचा। यही ना बचा, 1/22 भाग बचा। और सवाल में कह रहा है कि बाकी जो बचा हुआ है वो पैदल चलता है। इसका मतलब पैदल चलते समय उसने कितना खाया होगा, 1/22 भाग यानी 1 टुकड़ा। तो अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि अगर 1/22 भाग यानी कि ये जो 1 टुकड़ा है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो ये जो टोटल ये जो रोटी थी वो कितनी थी, 22 टुकड़े किए गए थे, जिसमें से 1 टुकड़े का मूल्य कितना था, 1 किलोमीटर था। तो अब अगर कहा जाए कि पूरा टोटल रोटी कितनी थी, तो क्या बोलेंगे कि भाई 22 टुकड़े थे तो भाई 22 किलोमीटर होगा। तो समझ गए कि ये जो पूरी जो यात्रा थी या पूरी जो रोटी थी वो कितनी थी, है ना, ये पूरी रोटी जो खाई गई कितने में, 22 किलोमीटर में खाई गई, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप 22 किलोमीटर लगा सकते हैं। तो देख लीजिए आपको जो तरीका ठीक लगे, मैंने समझाने की कोशिश की है। ये देखिए सवाल जो है फिर से एक जो है प्रॉपर्टी का सवाल है, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं, ठीक है, वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित रहती हैं, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित रहती हैं, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित हैं, वर्गों के वर्ग केंद्रों पर अंकित हैं। इस सवाल का जो है आंसर होगा कि वर्गों के वर्ग केंद्रों पर केंद्रित होती हैं। इसको देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी वाला सवाल है, ठीक है। इसका आंसर डी वाला है। ये जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी में लिखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त एक पूर्ण संख्या आए। तो देखिए सबसे पहले पूर्ण संख्या मालूम होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा पूरा, जैसे 1 2। अगर हम बोले कि 2.25 यानी 2.25, या इसके साथ कोई हिस्सा जुटा हुआ है 2 से 1/2, ठीक है, 3 होल 1/2 या 3 होल 1/4, तो ये सब क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण कब होगा, जब वो पूरा पूरा हो, यानी कोई इसमें भिन्न वाला पार्ट या इस तरह का ना हो, तो वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक।
तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखिए तो पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए आपको नियम पता ही है कि पहले इसका जो है दशमलव के इधर जो है पेयर बनाएंगे इस साइड से, और दशमलव के इधर ऐसे बनाएंगे पेयर, ठीक है। तो देखिए इसका दशमलव अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 या 9 हो गया ये, ठीक है। 9 में 9 का 0, इधर आपका कितना 30 ले लिए, तो आपका कितना हो जाएगा 3 3 6, ठीक है। अब उसके बाद ये 0 बार जाएगा, फिर 3 0 आ जाएगा, और यहाँ पर दशमलव है, ठीक है। तो दशमलव को यहाँ डाल देंगे और 25 उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए इधर से जो है एक डिजिट छोड़ करके, ठीक है, इधर से एक डिजिट छोड़ करके 65 जा करीब 5 बार जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 0 जा 0, 5 6 जा 30। तो ये आपका आ जाएगा क्या, वर्गमूल 30.5। तो 930.25 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 30.5। अब 30.5 इसका वर्गमूल आ गया। कह रहा है इसमें से कौन से छोटा भिन्न घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण संख्या आए। तो देखिए मैंने क्या बोला कि पूर्ण संख्या तब बन रहता है जिसमें कोई भी दशमलव या कोई भी भिन्न वगैरह ना हो। तो अब इसमें देखिए दशमलव वाला पार्ट कितना है 0.5। तो अगर हम इसमें से जो है 0.5 माइनस कर दें तब जाकर के हमें क्या हो जाएगा, जैसे 30.5 है तो इसमें से क्या ये दशमलव के बाद वाला पार्ट अगर हट जाए तो 30 बचे, तब ये क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 30.5 में से हमें कितना 0.5 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब हमें कितना घटाना पड़ेगा 0.5 घटाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है दशमलव में है, और हमसे पूछा क्या है सवाल में भिन्न पूछा है, तो 20 को भिन्न में बदल देंगे। 0.5 है, 0.5 मतलब 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब क्या 1/2 रुपया, या ऐसे भी कर सकते हैं दशमलव के नीचे 1 लिखिए और उसके बाद जितने डिजिट हैं उसकी जगह 0 लिख करके इसको कट कर दीजिए, 5 एकम 5 5 10, ये हो गया आपका 1/2। ये हो गया इसका आंसर 1/2। ठीक, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। ठीक है, तो देखिए जरा देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि प्रतिशत का मतलब पहले समझते हैं। देखिए अगर कह रहा है कि जैसे चीनी कितना है 40% है, 40% का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम विलयन है तो 100 ग्राम विलयन में कितना है जो चीनी होगा, ठीक है, शुगर मीन्स चीनी, तो चीनी होगा, चीनी कितना बोल रहा है 40 ग्राम होगा। तो विलयन में क्या चीज होती है, 2 चीजें होती हैं, एक चीनी होता है और एक पानी होता है। ठीक है, तो अगर शुगर 40 ग्राम है तो बाकी जो बचा होगा इसका मतलब क्या होगा, वो पानी होगा। पानी कितना होगा 100 में से 40 ग्राम शुगर हो गया तो पानी हो जाएगा आपका बचा हुआ 60 ग्राम। ठीक, अब अगर यहाँ लेकिन हमें यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विलयन कितना है 300 ग्राम है, तो इसका मतलब कि विलयन 100 ग्राम नहीं है, कितना है 300 ग्राम है। और 300 ग्राम है तो इसका मतलब क्या कि अगर ये जो है विलयन 300 ग्राम है मतलब इसका तिगुना है, तो इसमें जो शुगर है और पानी है या चीनी और पानी इसकी मात्रा भी क्या होगी तिगनी होगी। तो ये 40 है तो ये क्या होगा 120 ग्राम चीनी होगा और 6 3 180, तो 180 ग्राम जो है आपका क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पानी और ये हो गया आपका चीनी। ठीक, 300 ग्राम में। फिर कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए। देखिए चीनी मिलाने की बात कर रहा है, पानी के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, चीनी की बात कर रहा है कि इसमें
120 ग्राम चीनी है पहले से, इसमें और कितना हम जोड़ दें कि विलयन में चीनी 50% हो जाए। 50% चीनी हो जाए मतलब क्या है कि अगर देखिए 100 ग्राम अगर मान लीजिए विलयन है, उसमें 50% चीनी मतलब 50 ग्राम चीनी हो, तो बाकी पानी कितना होगा भाई? 100 ग्राम है तो 50 ग्राम चीनी अगर हो गया तो पानी कितना होगा? 50 ग्राम, 50-50 100 है ना, 50 ग्राम पानी हो जाएगा। इसका मतलब जितना चीनी उतना पानी होगा, तब जाकर के 50% कहा जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे कितना है कह रहा है, यही हो गया ना इसका मतलब। तो अब यहाँ पे पानी कितना है? 180 ग्राम है, और कह रहा है चीनी यहाँ पे कितना है? 120 ग्राम है। तो हमें चीनी कितना करना है? 50% करना है। तो चीनी और पानी कब होता है 50%? जब दोनों क्या हो? बराबर हो। तो अगर पानी 180 ग्राम है तो चीनी में कितना होना चाहिए? 180 ग्राम होना चाहिए। अब 180 ग्राम होना चाहिए, यहाँ पे चीनी कितना है? 120 है, तो कितना मिलाएंगे? 180 हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम अगर चीनी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका था। बाकी अब देखिए दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए 300 ग्राम 300 ग्राम विलयन है। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है? 40% चीनी है, तो भाई चीनी निकाल लेंगे। तो चीनी निकालने के लिए क्या करेंगे? चीनी कितना है? 40%। तो 300 ग्राम का 40% निकालेंगे कैसे? 120 ग्राम। ठीक है, अब पानी निकालने के लिए क्या होगा भाई? भाई जब जो है 300 ग्राम हो गया, विलयन में से जो है 120 ग्राम चीनी हो गया, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? पानी आ जाएगा 180 ग्राम। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए। तो मान लेते हैं कि माना x चीनी मिलाई जाए, माना x ग्राम चीनी मिलाया जाए। तो अब जो है चीनी का प्रतिशत क्या हो जाएगा? चीनी प्रतिशत क्या हो जाएगा कि भाई चीनी की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इनटू 100, यही होगा। तो देखिए चीनी का परसेंटेज हमसे कह रहा है 50%, तो यानी 50% ये दिया हुआ है, ये 50 होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज का साइन मत लगा दिए। ठीक है, 50 बराबर चीनी की मात्रा कितनी थी अभी जो है? देखिए चीनी 120 ग्राम निकाला मैंने ना, 120 ग्राम चीनी है, और इसमें मान लिया कि x चीनी मिलाया गया, तब जाके 50% हो रहा है ये। तो अब x मिला दिए इसमें, तब विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी? देखिए पहले विलयन कितना था? 300 ग्राम था। अब लेकिन उसमें अगर हम x ग्राम चीनी मिला दिए तो 300 ग्राम से विलयन क्या हो जाएगा? x ज्यादा हो जाएगा, 300 प्लस x हो जाएगा इंटू 100। ये बन गया मेरा समीकरण। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्व, जगह नहीं है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ उसको। तो ये आपका हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 प्लस एक्स बराबर, और ये 2 इंटू 120 प्लस एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 240 प्लस 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो x आ जाएगा, और ये 240 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 माइनस 240, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो आंसर वही हो गया 60। तो दोनों तरीका है जो आपको ठीक लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है? तो देखिए दो तरीका है, एक तो हम 100 मान के करेंगे, ठीक है, 100 मान लेंगे संख्या, और दूसरा तरीका है x मान के। तो पहले हम क्या करते हैं, चले थोड़ा लंबा तरीका देखते हैं 100 मान के। पहले कह रहा है कि संख्या में 8% जोड़ने पर, तो अगर मान लीजिए संख्या क्या मान ले, माना संख्या क्या है x मान ले, तो इसका 8% क्या हो जाएगा? 8/100 इंटू एक्स। अब x में 8x/100 अगर ऐड करेंगे, ठीक है, इस संख्या में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो है ऐड करके देख लीजिए, इसका पावर में 1 कर देंगे तो एलसीएम लेकर के करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? 8x प्लस 100x, 108/100x, ये हो गया। फिर कह रहा है
3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच। तो देखिए क्या बोल रहा है कि x है, इसका 3% पहले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 3x/100 हो जाएगा, यही होगा ना। 3/100 इंटू x करेंगे तो 3% कितना हो जाएगा? 3x/100। अब कह रहा है कि x में से इसको क्या करें? 3% घटा दें, तो x माइनस 3x/100 करके देख लीजिए कितना आ जाएगा जो है। ये आपका हो जाएगा, अपाउंड में कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 100x माइनस 3x बराबर क्या हो गया आपका? 97x/100। तो कह रहा है, यही कह रहा है हमसे ना कि संख्या में 8% जोड़ दीजिए तब एक संख्या आपको मिलेगी, फिर संख्या में 3% घटा दीजिए तब एक संख्या मिलेगी, और उन दोनों के बीच ये जो संख्या मिली है और ये जो संख्या मिली है, इनके बीच जो अंतर कह रहा है वो कितना है? 407 है। तो हमको संख्या बतानी है। तो देखिए पहले 8% जोड़े हमें x में तो ये मिला, और 3% घटाया तो ये मिला। अब इन दोनों के बीच का अंतर हमसे कह रहा है कितना होगा? 108x/100 माइनस 97x/100, ठीक। और अंतर कितना कर रहा है? 407 है। सॉल्व कर लीजिए, देखिए एलसीएम लेकर के करेंगे, ये 100 हो जाएगा। ये 108x माइनस 97x बराबर कितना हो जाएगा? 407, ठीक। ये इधर से इधर लेते आइए, इधर डिवाइड में है तो डिवाइड है तो इधर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसमें कितने का अंतर है? 11x। 11x बराबर कितना हो जाएगा? 407 इंटू 100। 11 से इसको कट कर दीजिए, क्या है कितना आ जाएगा? 11 से 33, 11 से 77, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3700, ठीक। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3700, यानी संख्या क्या हो गई? 3700। तो ये तरीका था जो है मेरा बड़ा वाला x वाला। अब हम लोग इसको देखिए 100 मान के कितना आसानी से कर लेते हैं। प्रतिशत का मतलब आपको पता है। अब मान लेते हैं कि संख्या क्या है आपका, माना संख्या क्या है? 100 मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है संख्या में 8% जोड़ने पर, तो 8% मतलब क्या होता है कि 100 पे 8, यही ना। तो अगर हम 100 मान लिए संख्या, तो 8% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इसमें 100 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 100 + 8 108, ठीक। फिर कह रहा है कि संख्या में 3% घटाने से प्राप्त संख्या। तो भाई देखिए संख्या कितनी है? 100 है, इसका 3% क्या हो जाएगा? 100 का 3% 3 ही होगा। प्रतिशत का मतलब ही वही होता है कि 100 पे कितना। तो अब 100 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जो है? 97। कह रहा है कि ये जो संख्याएं मिली हैं जोड़ने से और घटाने से, इनके बीच अंतर जो है कितना है? 407 है। तो पहले हम इनका अंतर निकाल लेंगे, कितना है? 108 और 97 के बीच में जो अंतर है कितना है? देखिए 11 है ना। लेकिन सवाल हमसे क्या कह रहा है कि भाई 407 है। तो अब हम क्या, बहुत मतलब आप लोग जो है बहुत छोटे क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, एक ही नियम में होता था, ठीक है। चूंकि अगर जो है 11 है, अंतर 11 है, तो संख्या कितनी है? 407 है ना। अगर अंतर 11 है तो क्वेश्चन में दिया गया जो अंतर कितना दे है? 407 है। मूल अंतर अगर जो है हमारा ये माना हुआ है ना भाई, तो हम 100 माने हैं, तो ये जो है अंतर 11 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है? 407। तो एक पे कितना होगा? तो 407, और ये वाला डिवाइड में चला जाता है, 407/11। और अगर एक अंतर है, तो अगर मान लिया जाए कि 100 है, तो 100 पे कितना हो जाएगा? है ना भाई। 11 की वैल्यू कितनी है? कह रहा है 407। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। इससे कट कर देंगे तो कितना आ गया? 37 आ गया। और 100 पे क्या हो जाएगा? तो 100 पे वही 37 × 100, 3700। और हम संख्या कितनी माने थे? 100 माने थे, तो यानी 100 की जो वैल्यू है, 100 का मान कितना आ रहा है? 3700। तुम्हारी संख्या क्या हो गई? 3700। तो ये था जो है छोटा तरीका, ये आप आसानी से कर सकते हैं और करने में भी आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सही 3/4, 5 होल 3/4, 4 होल 4/5, यानी 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। ठीक, फिर से देखिए वही चीज, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि भिन्न वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अब जरा देखते हैं, 5 सही 3/4 है, ठीक,
देखिए कह रहा है कि 5 सही 3/4 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 7 सही 3/8। ठीक है, इन तीनों का जोड़ में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण संख्या आए। तो देखिए 5 सही 3/4 अगर जैसे लिखा है ना, तो इसको हम अगर लिखने का देखिए तरीका क्या होता है कि 5 सही 3/4 का मतलब होता है कि 5 प्लस 3/4। आप चाहे तो करके देख लीजिए। अगर जैसे आप लिखते हैं 2 सही 1/2, तो इसका क्या होगा भिन्न, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 है ना। तो 5/2 को जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर 2 सही 1/2 का आप 2 + 1/2 लिखिए, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 5/2। ठीक, तो आप जो चेंज करते हैं और चाहे इस फॉर्म में लिखिए तो मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से 4 सही 4/5 को हम लोग क्या, 4 को अलग और 4/5 को अलग लिख सकते हैं। फिर 7 को अलग और 3/8 को हम लोग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए 5, 4 और 7 ये पूर्ण संख्या है पहले से, तो इन सबको अलग जोड़ लेंगे। 5 4 9 16 प्लस बाकी ये 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8, ये हमारा हो गया भिन्न। तो ये तो पूर्ण संख्या है ही। ठीक, बाकी की जो भिन्न वाली संख्याएं हैं वो ये है। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, लसा ले लेते हैं। तो लसा कितना हो जाएगा इसका, 40 हो जाएगा। कैसे निकाल लीजिए, देखिए 4 5 8 है। तो लसा निकालने का क्या तरीका होता है, वही 2 से पहले करेंगे, तो चाहे ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 पंजे 40, या ऐसे कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे देखिए पहले 4 का हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखा, ये 4 हो गया। अब इसमें 5 का देखना है, गुणनखंड लिखना है। 5 का कोई नहीं है तो 5 हो गया। अब इसके बाद इसका 8 का गुणनखंड लिखना है, तो 8 का फैक्टर लिखने के लिए देखिए 2 × 2 पहले से है, इसमें अगर एक 2 हम और लगा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लसा का मतलब यही होता है कि जो हम लोग फैक्टर लिखे उसमें वो तीनों संख्याएं उपस्थित हों। तो देखिए इसमें ये 4 भी है, अगर इन तीनों को मिला दे तो 8 भी है, और ये 5 भी है, तो 2 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 40। तो ये हो गया इसका एलसीएम 40। अब कर लीजिए, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 आया, 10 का 3 में गुणा किए कितना 30, प्लस 5 से इसको डिवाइड किया, 8 आया, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 5 नहीं 15। ठीक, अब ये कितना हो गया, देखिए 30 30 60 10 70। ठीक है, हो गया 77। ओके, ये हो गया 77/40। अब देखिए 40 का अगर देखिए इसको हम इसमें बदलेंगे, इस तरह से मिश्र भिन्न में बदलेंगे, है ना। ये जैसे मिश्र भिन्न लिखा हुआ है ना, तो अगर हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 1 सही 37/40 है ना। ऑलरेडी यहाँ 16 पहले से है, प्लस यहाँ पे क्या है 16, प्लस ये 1 सही 37/40 हो गया, तो इसको 1 + 37/40 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब बताइए 37/40 है, वही चीज फिर से 40 टुकड़े हैं। ठीक है, 37 टुकड़ा कर लिया गया, 37 टुकड़ा मतलब कि जो है खा लिया गया, तो बाकी कितने टुकड़े बच गए, तो कितने टुकड़े और मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा ये एक। 3 टुकड़े, 3 टुकड़े मतलब क्या, 3 टुकड़े मतलब 40 टुकड़ों का 3 हिस्सा, 3/40। तो देखिए इसमें अगर हम जो है कितना 3/40 अगर जोड़ दें, 3/40 अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक हो जाएगा ना भाई। 37/40 मतलब 37 टुकड़ा, 40 टुकड़ों का 37 टुकड़ा ये, और बाकी 3 टुकड़ा और, तो टोटल मिला के कितने 40 टुकड़े पूरे हो गए, मतलब क्या ये पूरा एक हो गया ना, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/40। 3/40 जो है अगर जोड़ देंगे इसमें तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए एक बार। कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है,
तो उसे सॉरी कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 चीजें खरीदता है और उन्हें ₹51.25 नहीं, लगता है कुछ गलत है, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो क्या है, यदि कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें ₹1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपको पता है। प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है कि लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या, खरीदा गया मूल्य। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कि जो बेचा गया मूल्य है, बेचा गया में से जो है ना, विक्रय मूल्य में से जो है क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। कह रहा है कि 10 चीजों की कीमत, 10 आर्टिकल्स की कीमत कितनी है, 10 आर्टिकल की कीमत है 8 रुपीज। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 आर्टिकल कितने का हो जाएगा भाई, 8/10। 8/10 अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.80 रुपीज। ठीक, 0.80 रुपीज हो गया ये। तो क्या हो गया आपका जो है कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस को किससे लिखते हैं, सीपी से लिखते हैं। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹1.25। तो एक चीज का दाम जो है, खरीदा गया जो मूल्य है, क्रय मूल्य 80 पैसा है या 0.80 रुपया है, और बेचा गया जो मूल्य है वो ₹1.25 है, 1.25 रुपया है। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा आपका जो है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ₹1.25 में से क्या करना पड़ेगा हमें, ये 0.80 रुपया घटाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.45 रुपीज। ठीक है, या 45 पैसा, ऐसा समझिए। तो अब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लाभ कितना हुआ 0.45। ठीक, इतना लाभ हुआ एक चीज पे, प्लस क्रय मूल्य कितना है, ये लाभ जो है 45 पैसे कितने पे आया है, एक चीज को बेचने पे। तो एक चीज का जो है क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया, सॉरी 0.80 रुपया 80 पैसा। यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य इंटू 100। दशमलव देखिए दोनों जगह पे सेम पॉइंट पे है, सेम प्लेस पे, तो कट हो गया। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 20 से कट कर दिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 45 पंजे 225, 225/4 कितना हो जाएगा, बस देख लीजिए। अच्छा, ये देखिए मिश्र भिन्न में दे रखा है, तो देखिए क्योंकि यहाँ 1/4 आ रहा है, तो जब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, कट तो रहा है, कटेगा है नहीं, तो जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 1/4, यानी आंसर यही वाला सही है। कैसे देख लीजिए, 4 पंजे 20, ठीक है, बच गया कितना 2, और ये 5 25, तो 4 6 24, 1 आ गया ऊपर, 56 सही 1/4। मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, यही होता है ना भाई, 4 इधर लिखा, 225 इधर लिखा, तो 4 पंजे 20, 2 आ गया, 5 उतार लिए। ठीक है, 4 6 24 हो गया, ये 1 बचा, तो 56 यहाँ आ गया, 1 वाला जो है इसको इधर ले आए, और बाकी जो अपॉन में था उसको नीचे रख दिए। ये होता है तरीका, तो इसका ये हो गया आंसर। ठीक, देखिए कह रहा है बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है। तो देखिए इसके लिए फिर वही तरीका, अगर मैं एक्स मान के करूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 100 मान के इस ऐसे सवालों को करने का प्रयास किया कीजिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, कम समय में हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि कार की जो है कीमत पहले कितनी है, मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक, कार की कीमत कितनी, 100 रुपया। अब कह रहा है कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है, तो 100 का अगर 30% बढ़ाया जाएगा तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। ठीक है, अगर प्रतिशत में अगर हम कोई चीज 100 मान के चलते हैं और प्रतिशत दिया रहता है, तो वो क्या होता है कि हम सीधे निकाल सकते हैं कि 30% मतलब 30,
तो भाई 100 रुपया है और उस पर कितना 30% बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब 30 बढ़ाया क्या, तो कार की कीमत कितनी हो गई, अब 130 हो गई। फिर कह रहा है और बजट में 10% फिर बढ़ाई जाती है, तो मतलब 130 रुपये हो गया है। अब 130 रुपये पे 10% और बढ़ाएंगे, यानी 130 रुपये का जो है इसका 10% और बढ़ाएंगे। तो 130 रुपये का अगर हमें निकालना हो कि 10% कितना होगा, निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 जीरो है, एक इससे कट गया, कितना आ गया 13 आ गया। तो 130 का 10% कितना है 13 है, तो इसका मतलब इस पे अगर हम जो है कितना 10% और बढ़ाएंगे, ठीक है 10% और बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ाएंगे 13 रुपया बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा प्राइस, 130 पहले था 13 बढ़ गया, तो 130 प्लस 13 143 रुपया हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी क्या है, तो भाई देखिए 100 रुपये था, 100 रुपये से बढ़ के कितना हो गया 143 हो गया। शुरुआत में कितना था 100 था और कितना हो गया 143, तो बढ़ा कितना जो है 43 की वृद्धि हुई ना। तो देखिए अगर फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं तो वो भी है कि वृद्धि हमें प्रतिशत निकालना है, कुल कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, वही लगाएंगे वृद्धि इंटू 100 बटे प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक मूल्य यही होगा। वैसे तो आप सीधे सीधे देख के बोल सकते हैं कि भाई 100 रुपये से 143 हो जा रहा है, मतलब 43 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 43% की वृद्धि हुई। अभी जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि भाई 100 है 30% बढ़ाए, 30% बढ़ाए मतलब कितना 30 बढ़ाए 130 हो गया, तो 100 से 130 हो जा रहा है, मतलब 30 बढ़ रहा है, तो 100 पे 30 बढ़ रहा है मतलब 30%। तो उसी तरह यहाँ भी आप समझ सकते थे कि भाई 100 है, 100 से 143 हो जा रहा है, तो टोटल कितना वृद्धि हुआ, तो 43 का वृद्धि हुआ है कितने पे 100 पे, तो 43% हो जाता है। तो लेकिन अगर फॉर्मूले से आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए टोटल वृद्धि कितनी हो गई 43, प्रारंभिक मूल्य कितना था हमने 100 माना है, ठीक है, इंटू 100, 100 से 100 कट हो गया, कितना हो गया 43%। ऐसे भी हो जाएगा, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये है इसका लास्ट सवाल। देखिए कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ठीक है, ब्याज की दर क्या है। फिर वही बात देखिए कह रहा है कि अगर मान लेते हैं अगर 100 रुपया है मूलधन, मूलधन 100 रुपया है और कितना 10 साल में, 10 साल में कितना हो जा रहा है 200 हो जा रहा है। तो ये अगर मूलधन है और ये क्या है आपका मिश्र धन है, मिश्र धन वही होता है ना कि ब्याज जोड़ने के बाद जो पैसा मिलता है। तो ये मूलधन अगर आपका 100 रुपया है, मिश्र धन 200 है, ठीक है, तो ब्याज अगर देखा जाए तो ब्याज कितना हो गया आपका 100, ठीक है, और ये कितने साल में हुआ है 10 साल में। तो अगर 10 साल में जो है अगर मान लीजिए जैसे 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपये पे 10 साल का ब्याज कितना हो जा रहा है 100 रुपया, और मिश्र धन कितना हो जा रहा है 200 रुपया। तो 100 रुपये पे 10 साल का ब्याज अगर 100 रुपया है, तो अगर 1 साल का ब्याज कहा जाए तो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का अगर ब्याज कहा जाए तो क्या हो जाएगा 100, और 10 साल में भाई 100 रुपये हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 100 बटा 10 यानी 10 रुपया। ठीक, यही है। तो इसका मतलब कि अगर 100 रुपया है तो उसका जो है 10 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो भाई वो मूलधन कितना हो जा रहा है दुगना हो जा रहा है। तो इसका मतलब ब्याज जो है 10 साल में 100 रुपया मिल रहा है और 1 साल में ब्याज 10 रुपया मिल रहा है। तो ब्याज दर क्या होता है कि ब्याज दर वही होता है ना कि 100 रुपये पे 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा या कितना मिलेगा। तो ब्याज दर कितना हो गया भाई 100 रुपये पे 1 साल में 10 रुपया मिल रहा है, तो ब्याज दर कितना हो जाएगा 10%, सीधे ऐसे हो गया। ठीक, नहीं तो अब देखिए एक्स मान के कर लेते हैं। माना मूलधन कितना है, माना मूलधन एक्स है, कह रहा है मिश्र धन कितना हो गया
तो मिश्र धन मतलब वही धन की जो दुगना हो जा रहा है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई? दुगना। तो x का क्या हो जा रहा है? 2x हो जा रहा है। ब्याज कितना हो जाएगा फिर? तो ब्याज बराबर होता है आपका जो है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है आपका? 2x है। मूलधन कितना है? x है। तो 2x में x या कितना आया? x आया। ये आपका हो गया ब्याज। समय कितना लगा? समय है आपका जो है 10 वर्ष। ठीक। अब आपको जो है दर का फार्मूला पता ही है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। सारी चीजें आपको पता है। ब्याज x है इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है? मूलधन x है ना, मूलधन x इंटू समय कितना? 10 साल। x से x कट गया, 10 से 100 कट गया, आ गया कितना? 10% आंसर हो गया हमारा। तो ये हो गया आपका फार्मूला बेस्ड अप्रोच। तो इस तरह से जो है 1 से लेकर के 25 तक हम लोग जो है सारे सवाल जो है 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो ये था लेखपाल का, ठीक है, 2015 का पेपर था ये, और प्रथम पाली में लिया गया था। तो ये गणित के 25 प्रश्न थे जो कि उस लेखपाल के द्वितीय भाग में पूछे गए थे। ठीक है। इसके अलावा जो है लेखपाल के जो है 2015 का ही जो है द्वितीय पाली में भी प्रश्न पत्र आया था। तो उसके भी गणित के क्वेश्चन जो है इसके बाद की वीडियो में आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं हल देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी आपके मतलब का नहीं है, या आपको लगता है कि आपको आता है, ठीक है, आप हल कर पा रहे हैं, तो किसी ऐसे को बता दीजिए जिसके लिए जो है इस स्तर की गणित जो है कठिन लगती हो, जिसे उसको शेयर कर दें ताकि उसको कंटेंट आसानी से मिल जाए। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।